हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शेखावत फार्म हाउस। अक्सर फार्म हाउस के अंदर आया और अपने कमरे में जाने लगा, लेकिन तभी सविता जी उसके रास्ते में आकर खड़ी हुई। उन्होंने अपना सर झुका रखा था। अक्सर एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, क्या हुआ, कुछ कहना है? सविता जी अपना सिर झुकाए हुए बोली, वो सर, वो मैडम पिछले 2 दिन से खाना नहीं खा रही। उस दिन डाइनिंग टेबल पर जो हुआ उसके बाद वो डाइनिंग टेबल पर आती नहीं, और आपके कहे अनुसार हम खाना उनके कमरे में भी नहीं लेकर जा सकते, तो हमें उनकी फिक्र हो रही है। अक्सर गुस्से से बोला, तुम होती कौन हो उनकी फिक्र करने वाली? तुम यहाँ पर नौकरी किसकी कर रही हो? सविता जी झुककर बोली, सर आपकी। अक्सर तिरछा मुस्कुराया और बोला, तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें सिर्फ उसी की फिक्र करनी चाहिए जिसकी तुम नौकरी कर रही हो। वो लड़की इतनी भी मैटर नहीं करती कि अब उसके नखरे उठाए जाएं। अगर उसे खाना खाना होगा तो वो बाहर डाइनिंग टेबल पर आ जाएगी। अगर नहीं खाना होगा तो बैठी रहे अपने कमरे में। उसके खाने ना खाने से ना मुझे फ़र्क पड़ता है, और मेरे किसी नौकर को भी अगर उन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है जिससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे लगता है उन्हें ये फार्म हाउस छोड़कर चले जाना चाहिए। सविता सिर झुकाए ही बोली, सॉरी सॉरी सर, आइंदा हम ख्याल रखेंगे इस बात का। बोलकर सविता वहां से जाने लगी। अक्सर उसे रोकते हुए बोला, आखिरी बार वो लड़की कमरे से बाहर कब आई थी? पिछले 2 दिन से मैंने उसे बाहर तो नहीं देखा। सविता तुरंत बोली, सर वो उस दिन के बाद से ही बाहर नहीं आई है। उन्होंने अपना दरवाज़ा बंद किया हुआ है, तो मैं भी उनके कमरे में नहीं गई। सविता की बात सुनकर अब अक्षर की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत अपने कदम प्याली के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। उसने दरवाज़ा खोलना चाहा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने तुरंत सर्वेंट को इशारा किया तो सर्वेंट उस रूम की एक्स्ट्रा की लेकर आया। अक्षर ने एक्स्ट्रा की से दरवाज़ा खोला तो सामने ही अंदर प्याली नीचे ज़मीन पर गिरी हुई थी। उसे देखते ही अक्षर जैसे एक पल के लिए सुन्न सा हो गया। वो तुरंत उसकी तरफ भागा और उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटाया। सविता जी भी हैरान थी। उन्हें लगा शायद प्याली फ़िलहाल किसी से बात नहीं करना चाहती और इसलिए वो अपने रूम से बाहर नहीं निकल रही, पर उन्हें नहीं पता था कि उसकी ऐसी हालत होगी। अक्सर गुस्से से सविता जी की तरफ देखते हुए बोला, ये है आपका काम, ये है आपकी फिक्र। पिछले 2 दिन से अगर ये लड़की कमरे से बाहर नहीं आई थी तो कम से कम आप तो कमरे के अंदर आ सकती थी। खाना देने के लिए मना किया था, लेकिन ये नहीं कहा था कि आप कमरे में भी नहीं आएंगी। सविता जी सर झुकाए हुए बोली, लेकिन सर आपने मना किया था कि खाना नहीं देना, तो अब जब खाना ही नहीं देना था तो हम कमरे में। अक्सर उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही गुस्से से चिल्लाकर बोला, ओ यू जस्ट शट अप। मेरे सामने अपनी जुबान चलाओगे तुम? अभी इसी वक्त मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ, वरना यहीं जिंदा जमीन के नीचे गाड़ दूंगा। सविता जी की क्या ही हिम्मत जो अब एक पल के लिए भी वहां पर रुक जाती। वो तुरंत कमरे से चली गई। उनके जाने के बाद अक्सर ने डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर परेशान होते हुए बोला, सॉरी मिस्टर शेखावत, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नहीं आ सकता, मैं एक सर्जरी में हूँ। अक्सर गुस्से से बोला, अगर तुम 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर नहीं आए ना, तो आई प्रॉमिस तुम्हारी सर्जरी मैं खुद अपने हाथों से करूँगा। और यूँ नो, अगर अक्सर शेखावत कोई बात कहता है तो वो बात पूरी होकर रहती है। डॉक्टर भी अपनी जगह पर खड़ा खड़ा डर से कांपने लगा। वो सच में कोई सर्जरी कर रहा था, लेकिन बीच सर्जरी ही उसने वो सर्जरी किसी और को करने को कहा और तुरंत हॉस्पिटल से अक्सर शेखावत के फार्म हाउस में आने के लिए निकल गया। प्याली को बेहोश देखकर अक्षर को बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी। हालांकि उसे सच में किसी के जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता था।
सिर्फ आरजू और अति के अलावा वो किसी के लिए यूं परेशान नहीं होता था। लेकिन अब उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर ही पता चल रहा था कि वो कितना रेस्टलेस फील कर रहा है। उसने प्याली का हाथ पकड़ा और उसकी नब्ज चेक करने लगा। उसकी नब्ज काफ़ी लो होती जा रही थी और प्याली का शरीर पूरा ठंडा पड़ रहा था। अक्सर की हार्ट बीट तेज होने लगी। एक पल में उसने प्याली का हाथ छोड़ा और बोला, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर नो वन जिसकी मैं केयर करूं। अगर तुम ठीक होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो भी आई डोंट केयर। बोलकर वो वहां से जाने लगा, लेकिन फिर अचानक ही उसके कदम रुक गए। उसने गुस्से से गहरी सांस ली और वापस प्याली की तरफ पलटा। कुछ पल वो उसे यूं ही देखता रहा और फिर बोला, तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी, जिसका एहसान अभी भी मेरे सिर पर है। और अक्सर शेखावत किसी का एहसान नहीं रखता, इसलिए बस तुम्हें मरने नहीं दे सकता मैं। बोलकर वो एक बार फिर से प्याली के पास आया और साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाकर कुछ पानी के छींटे प्याली के चेहरे पर डाले। प्याली पूरी तरह से बेहोश थी। उन पानी के छींटों से उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। अक्षर ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ा और जोर जोर से रगड़ने लगा। वो उसे थोड़ी गर्माहट देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी प्याली को कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी दरवाजे पर डॉक्टर के कदमों की आहट हुई। डॉक्टर को देखते ही उसने तुरंत प्याली का हाथ छोड़ा और डॉक्टर को प्याली का चेकअप करने दिया। कुछ देर डॉक्टर यूं ही उसका चेकअप करते रहे और कुछ इंजेक्शंस लगाए। कुछ दवाइयां उन्होंने अक्षर की तरफ बढ़ा दी तो अक्षर ने गुस्से से उन्हें घूरा। डॉक्टर ने तुरंत वो दवाइयां साइड टेबल पर रख दी और अक्षर की तरफ देखते हुए बोले, प्लीज़ मिस्टर शेखावत, आप मुझे ये बताइए कि आप इस पेशेंट को जिंदा रखना भी चाहते हैं या नहीं। अक्षर गुस्से से बोला, व्हाट डू यू मीन। डॉक्टर हताश होकर बोले, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्हें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। अगर यही हालत रही तो उन्हें बचाया भी नहीं जा पाएगा। बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वो, और उनके साथ जो हुआ है उसके बाद कई बार तो पेशेंट जीने की उम्मीद तक छोड़ देते हैं। ऐसे में उनका ज़िंदा रहना ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर उनका सही ख्याल नहीं रखा जाएगा तो वो ठीक कैसे होंगी। डॉक्टर की बात सुनकर अक्सर भी प्याली की तरफ देख रहा था। वो डॉक्टर की बातें समझ रहा था, लेकिन उसे सच में कोई मतलब नहीं था प्याली के साथ क्या हुआ और क्या नहीं। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, ओके ठीक है, आइंदा से इसका ध्यान रखा जाएगा। डॉक्टर को अभी भी अक्सर की बात पर यकीन तो नहीं हुआ था, लेकिन वो अक्सर से क्या ही कह सकते थे, इसलिए अपना बैग लेकर बस वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद अक्सर ने सामने खड़ी सविता जी की तरफ देखा और बोला, ये लड़की होश में आ जाए तो इसे खाना खिला दीजिएगा। आज से ये लड़की जब जो चाहे खा सकती है। बोलकर वो उस कमरे से बाहर चला गया। सविता जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। आज पहली बार अक्षर ने किसी के लिए अपने रूल्स को बदला था। सुबह का वक्त शेखावत मेंशन। आहान आराम से बेड पर सो रहा था। तभी पिलो के नीचे रखा हुआ उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन की तरफ देखा तो फ़ोन पर ट्रेजर लिखा हुआ था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। उसने ब्लैंकेट साइड हटाया तो उसकी ब्रॉड चेस्ट और बाइसेप्स उसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहे थे। मॉर्निंग में उसका खिला खिला चेहरा उसे और भी ज़्यादा हैंडसम बना रहा था। मुस्कुराते हुए वो हल्का सा ऊपर की तरफ उठा और पिल्लो पर रेस्ट करते हुए लेटकर उसने कॉल रिसीव किया। सामने अमानत का चेहरा था, क्योंकि ये वीडियो कॉल थी। अमानत की नज़रें जब उसकी चेस्ट पर गई तो उसने अपनी एक आंख दबा ली और बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे सामने ऐसे आने से। आहान मुस्कुराकर बोला, मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे फ़ोन किया है ट्रेजर, और अब अगर तुम्हें मुझे देखने में प्रॉब्लम है तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे इतना भी बुरा नहीं दिख रहा मैं। बोलते हुए उसने अपनी चेस्ट पर
अपना हाथ चलाया। अमानत का चेहरा लाल होने लगा। वो शर्माते हुए बोली, अच्छी तरह से पता है मुझे, तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो ना। अहान ने ब्लैंकेट को अपने ऊपर कर लिया और बोला, अच्छा ठीक है, अब तो परेशान नहीं हो रही ना। अमानत ने अपनी आई रोल की और बोली, नहीं, अब ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। अहान ने उसे घूर कर देखा और बोला, गंदी बच्ची। अमानत चिढ़कर बोली, बच्ची नहीं हूं मैं। अहान कुछ सोचते हुए बोला, हाँ ये भी सही है, अब तो हमारा बच्चा आने वाला है, तो तुम गंदी बच्ची कैसे हो सकती हो, तुम गंदी मम्मा हो। बोलते हुए उसका एसेंट बिल्कुल बच्चों की तरह था। तो अमानत को हंसी आ गई, लेकिन फिर वो थोड़ा नॉर्मल होकर बस एक टक अहान को देखने लगी। अहान ने अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उछाली और बोला, ऐसे क्या देख रही हो, ब्लैंकेट उतार दूं क्या। अमानत मायूसी से बोली, तुम्हें बुरा नहीं लगता ये सोचकर कि किसी और के बच्चे को तुम अपना नाम दोगे। अहान ने उसे घूरा और बोला, आज तुमने ये बात कह दी, लेकिन आइंदा कभी ये बात मत कहना। आज भी तुम मेरे पास नहीं हो, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया। अगर मेरे पास आकर तुमने ये बात कही होती ना, ट्रेजर, तो तुम्हें मेरा गुस्सा देखना पड़ता। और यूं नो मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है। अमानत मुस्कुराई और बोली, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम्हें भी और तुम्हारे गुस्से को भी, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा गुस्सा कभी मुझ पर नहीं उतर सकता। लेकिन सच में मुझे बहुत बुरा लगता है ये सोचकर कि मेरी गलतियों की सज़ा। बोलते बोलते ही उसके शब्द उसके गले से बाहर ही नहीं निकल रहे थे, बस आंखों से आंसू बाहर आ रहे थे। अहान उसे समझाते हुए बोला, प्लीज़ अमानत, डोंट क्राई। मेरे लिए बेबी किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा और हम दोनों का है। और अगर अब तुमने एक बार भी ये बात और कही, तो मैं सच में बता रहा हूँ, आज तक मैंने कभी तुम पर गुस्सा नहीं किया, लेकिन अपने बेबी के लिए तो मैं तुम पर गुस्सा भी करूँगा। उसकी बात सुनकर अब अमानत मुस्कुराने लगी। दरवाजे पर खड़ी जन्नत की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके वो ख्वाब जो वो पिछले ना जाने कितने ही सालों से देख रही थी, वो उसकी आंखों के सामने ही टूट रहे थे। उसने भी कभी ख्वाब देखे थे कि अहान और उसकी शादी होगी, शादी के बाद बेबीज भी होंगे, उन दोनों के बीच बहुत प्यार होगा, दोनों बच्चों के लिए लड़ा करेंगे और दोनों बच्चों की तरह ही लड़ा करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो सब एक पल में चकनाचूर हो गया। वो मन्नत के कहने पर अमानत के कमरे में आई थी, लेकिन अब बिना कमरे के अंदर गए वो वापस चली गई। तभी अहान के कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ सुनकर अमानत भी होश में आई और बोली, उफ, वो मुझे मम्मा के पास जाना है। मम्मा मुझे बोलेंगी अगर मैंने नाश्ता वक्त पर नहीं किया तो। बाय, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बोलकर उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दरवाजे से अति अंदर आई और अहान की तरफ बड़ी ही तिरछी नज़रों से देखने लगी। अहान भी अति को घूरते हुए बोला, बेबी डॉल, मुझे तो लगा तुम्हें ये पता होगा कि ऐसे किसी जवान लड़के के कमरे में इतनी सुबह सुबह नहीं जाते। अति गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, अच्छा, लेकिन मैं तो आऊंगी, क्योंकि ये जवान लड़का अब मुझसे बहुत सारी बातें छुपाने लगा है। अहान हंसा और बोला, अच्छा, अब मैंने आपसे क्या छुपाया। अति उसके करीब आई और अपने हाथों में पकड़ी हुई ट्रे टेबल पर रखकर उसके सामने बैठकर बोली, अमानत के बारे में छुपाया तुमने। तुम अमानत से प्यार करते हो, ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई। अहान ने अपने बालों में हाथ चलाते हुए अपना चेहरा नीचे झुका लिया, क्योंकि उसका पूरा चेहरा लाल हो रहा था। वहीं उसे यूं देखकर अति का मन कर रहा था कि उसकी बलाएं ले ले, क्योंकि इस वक्त सच में अहान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। अगर अति की जगह कोई 20-22 साल की लड़की यहाँ पर खड़ी होती तो पक्का अहान पर फ्लैट हो जाती। अहान अपने ऊपर से ब्लैंकेट साइड करते हुए खड़ा हुआ और आईने के सामने आकर खड़ा हो गया।
इस वक्त उसके नीचे एक ब्लैक कलर का लोअर पहना हुआ था। अपना एक हाथ ऊपर कर उसने सर के पास किया और खुद को आईने में देखते हुए बोला, बेबी डॉल, क्या मुझे अपनी बॉडी पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए? अति मुंह बनाते हुए उसके पास आई और उसे घूर कर देखते हुए बोली, मुझे सिर्फ एक ही बहू चाहिए, हजारों नहीं। और अगर इससे ज़्यादा अब तुमने अपनी बॉडी पर और काम किया ना, तो पक्का शेखावत मेंशन के बाहर लड़कियों की लाइन लग जाएगी। अहान एटीट्यूड से बोला, वो तो अभी लग सकती है, बस वो लाइन में लगने नहीं देता, क्योंकि सबको पता है कि मैं खुद को किसी के लिए रिजर्व कर रखा है। अति हंसी और बोली, तो अब तो कई लड़कियों का दिल टूटने वाला है जब सबको पता लगेगा कि अहान शेखावत अमानत ठाकुर से शादी कर रहा है, तो न जाने लड़कियों के दिल पर क्या बीतेगी। अहान एटीट्यूड से बोला, आई डोंट केयर, किसको क्या फ़र्क पड़ता है और किसको क्या नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ मेरी अमानत से मतलब है। अगर किसी का दिल टूटता है तो टूटे। अति ने उसके सिर पर अपना हाथ मारा और बोली, ऐसे नहीं कहते, किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। प्यार एक से करो, लेकिन किसी का दिल मत दुखाओ। अहान ने खुद को आईने में देखते हुए कहा, मेरे लिए किसी और का दिल मैटर ही नहीं करता बेबी डॉल। अगर सबके दिल को देखूंगा तो अपने दिल को कब देखूंगा? मेरा दिल सिर्फ मेरी अमानत के लिए धड़कता है। इसके अलावा कोई अगर खुद को मेरे लिए चकनाचूर कर रहा है तो आई डोंट केयर। बोलकर अहान हल्का सा हंसा और वॉशरूम की तरफ चला गया। अति उसे जाते हुए देखकर मन ही मन बोली, ऐसा नहीं होता अहान, तुम्हें बेशक से फर्क ना पड़े, लेकिन अगर सच में तुमसे कोई प्यार करता होगा तो उसका सिर्फ दिल ही नहीं चकनाचूर होगा, वो पूरा इंसान चकनाचूर हो जाएगा। आई होप जैसे तुमने अपनी फीलिंग्स छुपा कर रखी हैं, वैसे ही किसी और ने तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स को छुपा कर ना रखा हो। ठाकुर फार्म हाउस। अरनाथ अपने कमरे में मिरर के सामने खड़ा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ मीठी रात को जल्दी सो गई थी ताकि सुबह जल्दी उठ सके। उसने सोच लिया था कि उसे फार्म हाउस से बाहर जाना है और कैसे जाना है ये रास्ता भी उसने ढूंढ लिया था। बस उसे इंतज़ार था अरनाथ के इस फार्म हाउस से बाहर निकलने का, क्योंकि उसके साथ ही वो भी बाहर जाने वाली थी, लेकिन उससे छुपकर। जैसे ही अरनाथ ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा, मीठी मुंह बनाते हुए अपने रूम में जाने लगी और बोली, कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे थोड़ी देर और सोना है। बोलकर वो अपने रूम में आई, लेकिन सोने की बजाय वो बालकनी की तरफ आई और बालकनी से कूदकर पार्किंग एरिया में आ गई। वहां आकर वो अरनाथ की गाड़ी की डिक्की में बैठी और मुस्कुराते हुए मन ही मन बोली, अब तो मुझे कैसे इस फार्म हाउस में से जाने से रोकोगे मिस्टर अरनाथ ठाकुर। अरनाथ डाइनिंग टेबल पर बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा था और मीठी जाकर उसकी गाड़ी में छिप गई थी। उसे बस किसी भी हालत में इस फार्म हाउस में से बाहर निकलना था और गाड़ी की डिक्की में छुपने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो उस डिक्की में आराम से लेट चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ अरनाथ अभी डाइनिंग टेबल पर बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपनी जगह से उठा और सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, जब स्वीट उठ जाए तो उसे भी ब्रेकफास्ट करवा दीजिएगा, और उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो देख लीजिएगा जो उसे पसंद आए वही बना दीजिएगा। बोलकर अपने होठों को नैपकिन से साफ करता हुआ वो अपना फ़ोन लेकर वहाँ से निकल गया। बाहर आकर वो अपनी गाड़ी में बैठा। आज से शादी के फंक्शन शुरू होने वाले थे, इसलिए वो कंफर्म नहीं था कि वो रात को फार्म हाउस आएगा या नहीं। उसका मन किया कि एक बार मीठी से मिले, उसे आराम से समझा दे कि वो अब यहाँ से नहीं जा सकती, लेकिन फिर वो मुंह बनाते हुए बोला, मैं उस लड़की से कुछ नहीं कहूँगा, वो वैसे भी मेरी बातें सुनने को तैयार नहीं है। अगर उसे नहीं सुनना तो ना सुने, रोती रहे,
लेकिन यहाँ से तो उसे नहीं जाने दूंगा। बोलकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ मीठी बेशक से रात को सोई थी, लेकिन रात को उसकी नींद काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए बार बार उसकी आंख खुल रही थी। अब जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, उसकी आंखें बंद होने लगी और देखते ही देखते वो सो गई। अरनाथ ने अपनी गाड़ी अपने ऑफिस के पार्किंग एरिया में पार्क की और चाबी गाड़ी से हटाकर गार्ड की तरफ फेंक दी। अगर वो चाबी गाड़ी के अंदर ही छोड़ जाता तो डिग्गी खुल सकती थी, लेकिन अब तो डिग्गी खुलना पॉसिबल ही नहीं था। मीठी आराम से उस डिग्गी में सोई हुई थी और अरनाथ अपने कैबिन में आ गया। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मेंशन, अहान ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था। तभी उसका फ़ोन बजा और एक बार फिर से फ़ोन पर अमानत का फ़ोन देखकर उसके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट भी आ गई। उसने अमानत का कॉल रिसीव किया और सामने से अमानत की परेशानी भरी आवाज़ आई। अरे अहान, कहाँ हो तुम? मैं मार्केट में हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प करो ना, मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। प्लीज़ तुम जल्दी से आ जाओ। उसकी आवाज़ सुनकर अहान के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। वो तुरंत बोला, तुम कहाँ हो ट्रेजर? मुझे बताओ तुम कहाँ हो? मैं अभी तुम्हारे पास जा रहा हूँ। तुम ठीक तो हो ना? देखो, परेशान नहीं होना। तुम मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो। सामने से अमानत एक बार फिर से घबराते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर रही हूँ, पर प्लीज़ जहाँ तुम जल्दी से आ जाओ। मुझे तुम्हारे बिना कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। बोलकर अमानत ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अहान ने तुरंत उसे दोबारा कॉल किया, लेकिन अमानत ने सामने से कॉल रिसीव ही नहीं किया। पर अचानक ही अहान का फ़ोन वाइब्रेट हुआ और उस पर अमानत का लाइव लोकेशन का मैसेज आया। अहान ने उस लोकेशन को देखकर एक बार फिर से अमानत को कॉल किया। कॉल करते हुए ही वो अपने रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियां उतरने लगा था। नीचे अति ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि अहान ने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया था। उसका स्पेशल ब्रेकफास्ट तैयार था, लेकिन अहान ने अति की बात तक नहीं सुनी और अपनी गाड़ी में बैठकर शेखावत मैंसन से निकल गया। वो अमानत की लोकेशन पर जा रहा था, लेकिन साथ ही साथ अमानत को फ़ोन भी किए जा रहा था, लेकिन अमानत कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। कुछ देर बाद वो लाइव लोकेशन एक डिज़ाइनर हाउस के बाहर आकर ख़त्म हुई। अहान हैरानी से इधर उधर देखते हुए बोला, अमानत अमानत यहाँ क्यों आई होगी? क्यों, कौन कौन उसे यहाँ लेकर आया होगा? कहीं विवेक? अगर विवेक ने ये सब किया होगा तो आई स्वेयर अब तक मैं अमानत की वजह से चुप था, लेकिन आई एम गोना किल विवेक। अगर मेरी अमानत को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम याद रखोगे कि तुमने अहान शेखावत की होने वाली बीवी को हाथ लगाया था। गाड़ी से बाहर निकलकर उसने एक बार फिर से अमानत को कॉल लगाया। इस बार अमानत ने उसको कॉल रिसीव किया। अहान परेशानी भरी आवाज़ में बोला, कहाँ हो तुम ट्रेजर? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम मेरी कॉल तक रिसीव नहीं कर रही हो। तुम ठीक तो हो ना? अमानत हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ अहान, पर अगर तुम डिज़ाइनर हाउस के अंदर आ जाओगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। उसकी बात सुनकर अहान सोच में पड़ गया। तभी उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोला, तुमने ये सब मुझे इस डिज़ाइनर हाउस में बुलवाने के लिए किया? अमानत, आर यू श्योर? आर यू सीरियस? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था? मैं कितनी स्पीड में गाड़ी चलाकर यहाँ पर आया हूँ। आई वॉज लाइक कि अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मेरी जान निकल जाती। ट्रेजर, हाउ कैन यू डू दिस टू मी? अमानत हंसकर बोली, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम आधे घंटे की ड्राइव 10 मिनट में ही करके यहाँ पर आए हो। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है, इसलिए तुम्हारी गाड़ी में एसी चलने के बावजूद भी तुम्हें यूं पसीना आ रहा है। पर मैं क्या करूं? अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलती कि मुझे डिज़ाइनर हाउस में तुम्हारे साथ शॉपिंग करनी है,
तो क्या तुम आते? उसका सवाल सुनते सुनते ही अहान डिजाइनर हाउस के अंदर आ चुका था। अमानत उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। तभी उसके कानों के पास उसे अहान की गर्म सांस महसूस हुई। अहान बिल्कुल उसके करीब आकर बोला, अगर तुम मुझे बिना ये सब कहे भी बुलाती ना, तो मैं तुम्हारे लिए जरूर आता ट्रेसर। उसकी बात सुनकर अमानत ने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा। अपने सामने अहान को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वहीं अहान उसे देखते हुए बोला, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ ट्रेजर। अमानत तुरंत उसके सीने से लग गई और बोली, आई नो, पर मुझे डर लग रहा था कि अगर तुमने मना कर दिया तो मेरा दिल टूट जाएगा। हाँ, बस इसलिए मैंने ये किया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? अहान ने हल्का सा उसके बालों को सहलाया और उसके सिर को चूम कर बोला, बिल्कुल भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ चेंजिंग रूम के पास खड़ी जन्नत के हाथ पूरी तरह से कसे हुए थे। उसके लंबे नाखून उसके ही हाथ में पूरी तरह से धंस चुके थे और खून निकलने लगा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज सुबह ही मन्नत ने उसे अमानत के साथ इस डिज़ाइनर हाउस में भेजा था ताकि दोनों कुछ शॉपिंग कर सकें। उसका बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि अमानत को बुरा फील हो या फिर ऐसा लगे कि वो उसकी शादी से खुश नहीं है, इसलिए उसके साथ आ गई। खुश तो वो नहीं थी, लेकिन अपने ही जख्मों को बार बार कुरेदना शायद उसकी किस्मत में था। उसने तुरंत अहान और अमानत से अपना चेहरा घुमा लिया और बोली, मैंने प्यार तो आपसे बहुत किया अहान, लेकिन शायद आप मेरी किस्मत में नहीं हैं। मेरी एक तरफा मोहब्बत एक तरफा ही रहेगी, लेकिन आई प्रॉमिस, अगर आप मेरी ज़िंदगी में नहीं ना, तो मेरी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आएगा। आप बेशक से किसी के भी हो जाएं, लेकिन ये जन्नत सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी रहेगी। बोलते हुए एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसू उसके गालों पर लुढ़कने लगे थे। अमानत अहान से अलग हुई और बोली, अब जल्दी से मुझे मेरा ब्राइडल लहंगा डिसाइड करने में हेल्प करो। सिर्फ 3 दिन में हमारी शादी है और अभी तक मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है। क्या मैं शादी जीन्स टॉप पहनकर करूँगी? अहान हंसकर बोला, उसमें भी तुम बहुत कूल लगोगी, और वैसे भी तुम मेरी ब्राइड बनने वाली हो, तो मेरी ब्राइड भी बिल्कुल मेरे तरह डिफरेंट होनी चाहिए। अमानत चिढ़कर बोली, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा बस चले तो तुम टी शर्ट और शॉर्ट्स में मंडप में बैठ जाओ, लेकिन मैं तुम्हें टी शर्ट और शॉर्ट्स में एक्सेप्ट नहीं करूँगी, इसलिए तुम्हें भी अपने लिए परफेक्ट ड्रेस लेनी होगी। अब हम दोनों के आउटफिट डिसाइड करेंगे। बोलते हुए उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट नज़र आ रही थी। उसे खुश देखकर अहान भी मुस्कुरा रहा था। दोनों काउंटर की तरफ आए तो वहाँ पर खड़े सेल्स गर्ल्स ने उन दोनों को उनके आउटफिट दिखाने शुरू किए। तभी धीमे धीमे कदमों के साथ जन्नत भी वहाँ पर आई और एक तरफ आकर खड़ी हो गई। अमानत अहान के साथ बिजी थी और अहान को तो फर्क ही नहीं पड़ता था कि उसके आसपास कौन है। उसकी दुनिया तो बस अमानत में बसी थी, लेकिन जन्नत के लिए उसकी दुनिया बिल्कुल उसके सामने थी और वो दुनिया से बाहर थी। एक सेल्स गर्ल ने जन्नत की तरफ देखते हुए कहा, मैम प्लीज़ आप अपनी चॉइस भी बता दीजिए, हम उसी के हिसाब से आपका आउटफिट रेडी करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। उस सेल्स गर्ल की बात सुनकर अमानत को याद आया कि जन्नत भी उसके साथ ही आई थी। उसने तुरंत जन्नत की तरफ देखा और बोली, तुम कहाँ गायब थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। अहान ने भी जन्नत की तरफ देखा। जन्नत हल्का सा मुस्कुराकर बोली, बस यहीं पर थी दी, लेकिन आपकी आंखें शायद मुझे नहीं किसी और पर टिकी थी। अमानत का चेहरा ब्लश करने लगा। उसने एक बार फिर से अहान की तरफ देखा। वहीं अहान ने वहीं पर साइड में रखा हुआ लहंगा उठाया और अमानत को अपनी बाहों के घेरे में लेकर वो लहंगा उसकी वेस्ट से लगाते हुए अमानत और अहान दोनों ही मिरर के सामने खड़े थे और दोनों की नज़र सामने मिरर पर थी। एक दूसरे को देखते हुए दोनों के चेहरे पर
एक बार फिर से मुस्कुराहट तैर रही थी। वहीं जन्नत भी उस मिरर की तरफ देख रही थी। उस मिरर में भी सिर्फ अहान और अमानत नजर आ रहे थे और जन्नत बिल्कुल एक तरफ खड़ी आधी उस मिरर में दिख रही थी और आधी नहीं। उसने अपना एक कदम पीछे ले लिया और अहान की तरफ देखते हुए बोली, अपनी मोहब्बत के लिए लड़ जाती मैं उस खुदा से भी, लेकिन अपनी मोहब्बत की मोहब्बत के आगे मैं हार गई। बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। बाहर आकर उसने अपने लिए कैब ली और अपने कॉलेज के लिए निकल गई। अहान और अमानत ने बहुत सारी शॉपिंग की। बिल काउंटर पर जब दोनों एक साथ खड़े थे तो अमानत अपनी नज़रें इधर उधर घुमाकर जन्नत को ढूंढने लगी। अहान ने जब उसकी नज़र को इधर उधर जाते देखा तो वो अमानत से बोला, क्या हुआ ट्रेजर, किसे ढूंढ रही हो तुम? अमानत परेशान होते हुए बोली, जन्नत जन्नत कहाँ है? अहान वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अहान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वो तो कब की चली गई ट्रेजर, शायद उसे अपने कॉलेज जाना होगा या फिर कहीं और। अमानत हैरानी से बोली, लेकिन उसने जाने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? अहान उसके बैग्स की तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि तुम शॉपिंग में बिजी थी ट्रेजर, इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया होगा। चलो अब जल्दी से मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं, उसके बाद मुझे ऑफिस जाना है। आज मुझे अपना सारा काम खत्म करना है ताकि मैं अपनी शादी के फंक्शंस अच्छे से एंजॉय कर सकूं। उसकी बात सुनकर अमानत मुस्कुराई और अपना सिर हाँ में हिला दिया। दोनों उस डिज़ाइनर हाउस से बाहर निकले और गाड़ी में बैठकर वहां से ठाकुर मैंशन की तरफ चल दिए। शेखावत फार्म हाउस अक्सर दिन के वक्त फार्म हाउस में नहीं आता था, लेकिन आज जब उसकी गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी तो अंदर काम कर रहे सभी सर्वेंट की जान हलक में अटक गई। उनके हाथ और भी ज़्यादा स्पीड से चलने लगे थे। अक्सर अंदर आया और अपने कमरे की तरफ चला गया। सविता जी कुछ सोचते हुए बोली, आज तक तो कभी सर दोपहर के वक्त घर पर नहीं आए, तो फिर आज क्यों? वहीं अक्सर अपने कमरे में इधर उधर टहल रहा था। वो फार्म हाउस में आ तो गया था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो प्याली के कमरे में कैसे जाए। वो स्पेशली फार्म हाउस इसलिए आया था ताकि देख सके कि प्याली ठीक है या नहीं। कल डॉक्टर की बात सुनने के बाद उसे भी प्याली की थोड़ी बहुत फिक्र हो रही थी। वो जानना चाहता था कि उसने खाना खाया या नहीं, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो पता लगाए भी तो लगाए कैसे। तभी अचानक उसकी नज़र सामने मिरर पर गई। खुद को देखते हुए उसके चेहरे की भौहें तन गई। वो एटीट्यूड से बोला, मैं अक्सर शेखावत हूँ, तो उस लड़की की क्या मजाल जो मुझे मेरे ही घर पर किसी कमरे में जाने से रोक सके। इतना बोलकर वो अपने कमरे से बाहर निकला और सीधा प्याली के कमरे की तरफ चला गया। सविता जी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते रही। वो भी तुरंत अक्षर के पीछे पीछे प्याली के कमरे की तरफ आई तो अक्षर के कदम एकदम से रुक गए। उसने पलटकर सविता जी की तरफ देखा और उन्हें घूरते हुए बोला, आपका काम मेरा पीछा करना है क्या? सविता जी ने तुरंत अपना सर ना में हिलाया। अक्षर गुस्से से बोला, तो दफा हो जाओ यहाँ से। सविता जी वहां से कहाँ गायब हुई पता ही नहीं चला। अक्षर प्याली के कमरे में आया। प्याली कमरे में नहीं थी। उसे कमरे में ना देखकर अक्षर के चेहरे पर एक बार फिर से त्योरियां आ गई। वो गुस्से से बोला, यहाँ इस लड़की के लिए मैं स्पेशली ऑफिस से घर आया, लेकिन ये अपने कमरे में ही नहीं है। अगर ये लड़की यहाँ से भाग गई हुई ना तो आई स्वेयर इसकी जान बचाने की बजाय मैं इसे जान से मार दूंगा। कोई मेरे पास रहकर बिना मेरी इजाज़त के सांस भी ले मुझे बर्दाश्त नहीं। तो इसने तो यहाँ से भागने का सोचा है। अभी वो बोल ही रहा था कि उसे बाहर बालकनी से एक बेहद खूबसूरत आवाज़ सुनाई देने लगी। उस आवाज़ को सुनते हुए अक्सर बालकनी की तरफ बढ़ गया। सामने ही प्याली झूले पर बैठी थी और एक गाना गुनगुना रही थी। हवा में लहराते हुए उसके बाल पीछे की तरफ उड़ रहे थे, जिन्हें वो बार बार आगे की तरफ करती, लेकिन कमबख्त बालों की भी अक्सर से दुश्मनी लग रही थी।
क्योंकि उड़ वो हवा में रहे थे, लेकिन उनका असर अक्षर के सीने पर हो रहा था। अक्षर धीरे धीरे कदम लेता हुआ बिल्कुल झूले के करीब आया। गाने में खोई हुई प्याली को पता ही नहीं चला कब अक्षर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। तभी अक्षर की सर्द आवाज उसके कानों में सुनाई दी। खाना खाया तुमने? अक्षर की आवाज सुनकर उसने तुरंत पलट कर पीछे की तरफ देखा, लेकिन तभी झूले का बैलेंस बिगड़ा और वो पीछे की तरफ गिरने को हुई। लेकिन अक्षर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा, लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पाया और प्याली के ऊपर ही गिरा। दोनों झूले पर थे और झूला हिले जा रहा था। प्याली गहरी गहरी सांस लेते हुए अक्षर को देख रही थी और अक्षर का हाथ प्याली के कंधे पर था। अक्षर का पूरा भार प्याली के ऊपर था, जिसकी वजह से प्याली को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। दर्द से कराहते हुए उसकी आह निकल गई। वहीं अक्षर ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन जैसे वो थोड़ा सा ऊपर उठा, एक बार फिर से वो प्याली के ऊपर गिरा, क्योंकि प्याली के गले में पहना हुआ लॉकेट अक्षर की शर्ट में अटक चुका था। अक्षर ने उस लॉकेट की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसने अपना चेहरा घुमा लिया, क्योंकि प्याली ने इस वक्त काफ़ी डीप नेक सूट पहना हुआ था और उसका क्लीवेज साफ दिखाई दे रहा था। प्याली ने भी तुरंत अपने क्लीवेज पर अपना हाथ रखा और अपने दुपट्टे को तुरंत अपने ऊपर कर लिया, लेकिन इस चक्कर में एक बार फिर से उसकी दर्द भरी आह निकल गई। अक्षर ने अब दोबारा उसकी तरफ देखा और गुस्से से बोला, झूले पर बैठना नहीं आता क्या तुम्हें? प्याली गुस्से से बोली, झूले पर बैठी बैठी नहीं गिरी हूँ मैं। झूले से खड़ी हो रही थी तब गिरी, और वो भी तब जब आप मुझे गुस्से से घूर रहे थे। आपके गुस्से के डर की वजह से तूफान भी आ जाए, मेरा तो फिर भी पैर लड़खड़ाया है। अक्षर गुस्से से बोला, मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? मैं इतना ज़्यादा गुस्सा करता हूँ? प्याली ने तुरंत अपना सिर ना में हिलाया और बोली, नहीं, आप गुस्सा कहाँ करते हैं, गुस्सा आपको करता है। अक्षर उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, गुस्सा मुझे क्या करता है? प्याली एक पल के लिए चुप हो गई और फिर धीरे से बोली, प्यार। अक्षर के कान एकदम से खड़े हो गए। वो तुरंत बोला, क्या क्या कहा तुमने? प्याली मुंह बनाते हुए बोली, गुस्सा आपसे प्यार करता है, इसलिए तो आपके आसपास रहता है। अगर नहीं करता तो फिर आपके आसपास थोड़ा ना रहता। आप और आपका गुस्सा हमेशा यूं ही साथ रहेंगे क्या? अक्षर गुस्से से चिल्लाया, हाउ डेयर यू। प्याली ने तुरंत अपने कान पर अपने हाथ रख लिए और बोली, चिल्लाना बंद कीजिए और साइड हटिए। मुझे मुझे दर्द हो रहा है, आप बहुत भारी हैं। अक्षर एटीट्यूड दिखाते हुए बोला, भारी नहीं हूं मैं, ये मेरी बॉडी है। तुम्हारे जैसा दुबला पतला नहीं हूं जो हवा के झरोखे से उड़ जाऊं। प्याली नमी भरी आंखों से बोली, मैं भी दुबली पतली नहीं हूं, बस थोड़ी कमज़ोर हूं। अक्षर हंसकर बोला, कमज़ोर तो होगी ही, खाना जो नहीं खाती हो। ऐसा लगता है ना तुम्हें कि तुम खाना खाकर किसी पर एहसान करोगी। तो बटरकप खाना खाकर किसी पर एहसान नहीं कर रही। अगर ढंग से खाना खा लोगी तो तुम्हारा अपना फ़ायदा है। अब अपना ये लॉकेट हटाओ ताकि मैं साइड हो सकूं। प्याली मायूस होकर बोली, अगर आपको हाथ लगाऊंगी तो जल तो नहीं जाऊंगी ना? अक्षर ने एक बार फिर से तिरछी नज़रों से देखा। प्याली शरारती मुस्कुराहट के साथ बोली, वो क्या है ना, चलती फिरती आग की तरह बिहेव करते हैं आप। क्या पता आपको छूते ही राख हो जाऊं मैं। अक्षर दांत पीसते हुए बोला, हाउ डेयर यू। प्याली इतना ज़्यादा गुस्सा देखकर हल्का सा सिहर गई। उसने अपने कांपते हुए हाथ अक्षर की शर्ट की तरफ बढ़ाए और उसके बटन में फंसे हुए उस लॉकेट को निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। वो मायूसी से बोली, ये नहीं निकल रहा, अगर आप साइड हटेंगे तो ही निकलेगा। अक्षर गुस्से से कांपते हुए बोला, अगर ये निकलेगा तो ही मैं साइड हटूंगा। अपना लॉकेट जल्दी से हटाओ वरना ये टूट जाएगा, और फिर मुझे ब्लेम मत करना। प्याली कुछ सोचते हुए बोली,
ज़रूरी तो नहीं मेरा लॉकेट ही टूट सकता है। आपकी शर्ट का बटन टूट जाए या आपकी शर्ट फट जाए तो? अक्षर डेविल स्माइल के साथ बोला। अच्छा, तो तुम देखना चाहती हो कि तुम्हारा लॉकेट ज़्यादा स्ट्रांग है या फिर मेरी शर्ट? लेट मी शो यू। बोलकर वो ऊपर उठने लगा, लेकिन प्याली ने तुरंत उसके कंधों पर अपना हाथ रखकर हल्का सा दबाव बनाया। अक्षर को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी बॉडी में एक करंट सा दौड़ गया हो। आज पहली बार दोनों ने इतनी देर तक बात की थी और दोनों इतनी देर तक इतने करीब थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि दोनों पहली बार ऐसे करीब आए हों। अक्षर ने उसे घूर कर देखा। प्याली ने अपने हाथ साइड नहीं हटाए बल्कि और भी ज़्यादा हिम्मत दिखाते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ साइड मत हटिएगा। अगर मेरा लॉकेट टूट गया तो मेरे पास जो आखिरी चीज़ है मेरी, वो भी टूट जाएगी। मैं कोशिश करती हूँ उसे निकालने की। अक्षर गुरूर से बोला, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि जो मैं तुम्हारे इस 2 कौड़ी के लॉकेट पर बर्बाद करूं। उसकी बात सुनते हुए प्याली की आंखों में नमी तैर गई। उसकी आंखों में नमी देखकर अक्षर जो उस पर से हटने लगा था एकदम से रुक गया और अब उसने बड़े ही संभाल कर प्याली को अपने हाथों में थामा और उसे अपनी गोद में उठाकर ऊपर की तरफ उठा। प्याली एकदम से हैरान रह गई। अब उसके हाथ अक्षर के सीने पर आ चुके थे। अक्षर ने उसे अपनी गहरी नज़रों से देखा और रूम के अंदर ले आया। उसकी गोद में प्याली बिल्कुल एक बच्चे की तरह लग रही थी। जहां अक्षर की बॉडी एकदम बीस्ट जैसी थी, वहीं प्याली बिल्कुल दुबली पतली सी थी। अक्षर ने उसे बेड पर लिटाया और साइड टेबल की ड्रॉअर खोलकर उसमें कैंची ढूंढने लगा, क्योंकि अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन ऐसे कैंची ढूंढना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वो बिल्कुल प्याली के ऊपर था और उससे अलग नहीं हो सकता था। प्याली ने भी अपना हाथ नीचे की तरफ झुकाया और साइड ड्रॉअर में हाथ मारने लगी तो अचानक ही उसकी उंगलियां अक्षर की उंगलियों से उलझ गईं और दोनों के हाथ पूरी तरह से आपस में जुड़ गए। अक्षर ने तुरंत प्याली की तरफ देखा। प्याली भी एक पल के लिए अक्षर की तरफ देखती ही रह गई। अक्षर ने तुरंत अपने हाथ पीछे खींचा तो प्याली नज़र झुकाते हुए बोली, सॉरी, वो मुझे पता नहीं था। अक्षर गुस्से से बोला, तो किसने कहा है अपने हाथ इधर उधर चलाने के लिए? चुपचाप लेटी रहो। प्याली का मुंह फिर से छोटा सा हो गया। अक्षर के हाथ कैंची लगी तो वो तुरंत उस कैंची को प्याली के चेहरे के पास लेकर आया। प्याली ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। अक्षर तुरंत मुंह बनाकर बोला, तुम्हें मारने नहीं वाला, सिर्फ तुम्हारा ये लॉकेट निकाल रहा हूं। पता नहीं ऐसा भी क्या है इस 2 कौड़ी के लॉकेट में जिसके लिए इतना ड्रामा कर रही हो। प्याली, जिसकी आंखें पहले ही नमी से भरी हुई थी, उसे और भी ज़्यादा बुरा लगा। अक्षर ने कैंची से अपना बटन काटा तो वो लॉकेट तुरंत प्याली के ऊपर गिरा। प्याली ने उसे अच्छे से अपने हाथ में कस लिया। अक्षर ने गहरी सांस ली और उसके ऊपर से हटने लगा। प्याली तुरंत बोली, आपके लिए बेशक से ये 2 कौड़ी का लॉकेट होगा, लेकिन मेरे लिए ये मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ है। मैं तो पहले ही मिट्टी में मिल चुकी हूँ। इसे बचाकर ऐसा लग रहा है जैसे खुद को पूरी तरह से खत्म होने से बचा लिया। उसकी बात सुनकर अक्षर एक पल उसे देखता रहा और फिर पूरी तरह से ऊपर की तरफ खड़ा होकर अपनी पॉकेट में हाथ डालकर बोला, एक लॉकेट से कोई खत्म नहीं हो जाता। अगर इस सो कॉल्ड सोच को पीछे छोड़ दोगी तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इंसान और इंसान की चीज़ों की कद्र सिर्फ तब तक होती है जब तक उनकी कीमत हो, और यहाँ कब क्या चीज़ राख हो जाए पता नहीं चलता। इतना बोलकर अक्षर तुरंत वहाँ से चला गया। प्याली बस उसे जाते देखती रह गई। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर इंडस्ट्रीज अरनाथ अपने कैबिन में बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। तभी उसके मन में अचानक से मीठी का ख्याल आया। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला, इतनी भी बुरी नहीं हो तुम। हाँ, तुम्हारी बातें ज़रूर कड़वी हैं, लेकिन आई डोंट नो कि ऐसा क्या हुआ है जो तुम इस तरह से हो गई हो कि तुम्हें फील ही नहीं हो रहा
कि तुम अपनी ज़िंदगी को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रही हो, बट आई होप बहुत जल्दी तुम्हें इन सब बातों का एहसास हो जाएगा। बोलकर वो एक बार फिर से अपना ध्यान काम में लगाने लगा। तभी एक बार फिर से मीठी का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो अब गुस्से से खुद को बोला, यार ये लड़की सच में ना मेरे दिमाग पर चढ़ रही है। फ़ोन करके पता करूं कि क्या और उसने कुछ खाया या नहीं। बोलकर उसने टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और फार्म हाउस में कॉल किया। एक सर्वेंट ने सामने से कॉल रिसीव किया। अरनाथ थोड़ी कड़क आवाज़ में बोला, उसने खाना खाया क्या? सामने से सर्वेंट की आवाज़ आई। सर किसकी बात कर रहे हैं? अरनाथ गुस्से से बोला, तुम्हारी। तुमने खाना खाया या नहीं? अगर नहीं खाया तो क्या मैं अपने हाथों से आकर खिला दूं? अगर तुम कहो तो तुम्हें कहीं पर घुमाने भी ले चलूं, और कहो तो मुंबई के बांद्रा में तुम्हें एक 2 BHK का फ्लैट भी ले दूं। सामने से वो सर्वेंट अरनाथ की गुस्से भरी बात से पहले ही डर चुकी थी, और अब उसकी बातें सुनकर तो वो और भी ज़्यादा हड़बड़ा गई। वो घबराते हुए बोली, सॉरी सर, वो मुझे समझ नहीं आया कि आप किसके बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन अब समझ आ गया। अरनाथ अपने माथे पर अपना हाथ रख हल्का सा रगड़ते हुए बोला, तो अब बताने की मेहरबानी करोगी या नहीं? वो सर्वेंट तुरंत बोली, नहीं नहीं, वो मेरा मतलब कि सुबह से उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा ही नहीं खोला। शायद वो सो रही हैं। अरनाथ ने तुरंत अपने हाथों में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा, जहां पर शाम के 7 बज चुके थे। वो सुबह 11 बजे अपने फार्म हाउस से निकला था, और अब तक किसी इंसान का सोया रहना उसे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन फिर ज़्यादा रिएक्ट ना करते हुए उसने ओके कहा और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद वो खुद से ही बोला, आई नो तुम ये सब ड्रामा इसलिए कर रही हो कि मैं तुम्हें उस जगह पर वापस छोड़ दूं, लेकिन स्वीट तुम इस जगह पर वापस नहीं जाओगी। तब तक यह ना ठाकुर जिंदा है, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। बोलकर वह एक बार फिर से अपना काम करने लगा। करीबन 2 घंटे बाद वो अपने काम से फ्री हुआ और बाहर पार्किंग एरिया में आकर अपनी गाड़ी में बैठकर ठाकुर मैंशन के लिए निकल गया, क्योंकि आज उसे ठाकुर मैंशन जाना था। कल से अमानत की शादी की सारी रस्में शुरू होने वाली थी। ठाकुर मैंशन। अरनाथ ने अपनी गाड़ी पार्किंग एरिया में पार्क की और अंदर आया। मीठी अभी भी उसकी गाड़ी की डिक्की में थी, और अब उसका पूरा बदन पसीने से भरा हुआ था। वो अब सोई नहीं हुई थी, बल्कि बेहोश हो चुकी थी। दिन में जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन निकल ही नहीं पाई। डिग्गी का दरवाज़ा उससे खुल ही नहीं रहा था। रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका था, और पिछले दिनों उसके पीरियड्स चल रहे थे, तो मूड स्विंग्स की वजह से उसने खाना भी ढंग से नहीं खाया था, जिससे वो काफ़ी कमज़ोर भी हो चुकी थी। कब खुद को बाहर निकालने की जद्दोजहद में वह बेहोश हो गई, उसे खुद पता नहीं चला। अरनाथ जैसे ही घर के अंदर आया, वो सीधे किचन में आया, क्योंकि उसे मन्नत से मिलना था। मन्नत गैस काउंटर पर खड़ी खाना बना रही थी, और अरनाथ ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। मन्नत मुस्कुराते हुए बोली, थैंक गॉड तुम्हें इतना तो याद है कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी मॉम भी है अरनाथ। मुझे तो लगा तुम मुझे भूल ही गए हो। अरनाथ हंसा और बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता मॉम, वो बस मैं काम में थोड़ा बिजी था, लेकिन आज की रात मैं यहीं रहने वाला हूँ। तो बताइए मेरी मॉम का मुझसे क्या चाहिए? उसकी बात सुनकर मन्नत उसकी तरफ पलट गई और उसके सीने से लग गई। अरनाथ ने एक गहरी सांस ली और उसे अपनी बाहों में कसते हुए बोला, आप परेशान हैं ना मॉम? मन्नत परेशान होते हुए बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा अरनाथ, आखिर जन्नत को हुआ क्या है? वो मुझे कुछ बता भी नहीं रही, और अर्जुन से कुछ पूछती हूँ तो वो भी कुछ नहीं बताते। क्या तुम्हें पता है कि जन्नत ने उस दिन वो सब क्यों किया? मन्नत की बात सुनकर अरनाथ जन्नत के बारे में सोचने लगा था। उसने बहुत पता लगाने की कोशिश की कि आखिर जन्नत ने ऐसा क्यों किया। क्या उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जिसके लिए जन्नत खुद को ख़त्म करने की भी कोशिश कर रही थी?
लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। ऐसा कोई शख्स भी सामने नहीं आया जो जन्नत को परेशान कर रहा हो या उसे किसी चीज़ को लेकर ब्लैकमेल कर रहा हो। वो मन्नत को समझाते हुए बोला, डोंट वरी मॉम, आप परेशान मत होइए, मैं कोशिश कर रहा हूँ पता लगाने की। जब भी कुछ पता लगेगा आपको बता दूंगा। तभी किचन के दरवाजे पर अमानत आई। अरनात को देखते हुए बोली, 3 दिन में मेरी शादी है। जो प्यार मुझे मिलना चाहिए था वो आप मॉम को दे रहे हो भाई। उसकी बात सुनकर अरनात हंसा और बोला, अच्छा, अभी 3 दिन बाकी हैं क्या तुम्हारी शादी में? मुझे तो लगा कल ही है शादी। ओह गॉड, अब 2 दिन और तुम्हें झेलना पड़ेगा। अमानत का मुंह बन गया और वो चिढ़कर बोली, जाइए भाई, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। इतना बोलकर वो तुरंत किचन से बाहर चली गई। मन्नत उसे जाते देख कर बोली, क्यों उसे चिढ़ाता है तू? 3 दिन बाद तो चली जाएगी ना वो। अरनात मुस्कुराया और बोला, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था मोम, आप परेशान मत हो, मैं उसे मना लूँगा। बोलकर वो भी किचन से बाहर आ गया। वो अमानत के कमरे की तरफ जाने ही लगा कि पॉकेट में रखा हुआ उसका फ़ोन बजा। फार्म हाउस से फ़ोन आता देखकर उसके चेहरे पर त्योरियां आ गई। उसने कॉल रिसीव किया और कुछ कहने को हुआ, लेकिन तभी सामने से आवाज़ आई, सर सर मैडम दरवाज़ा नहीं खोल रही। अब तो रात हो चुकी है और हमने लगातार दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन सामने से कोई जवाब भी नहीं आ रहा। कहीं कहीं मैडम को कुछ हो तो नहीं गया? सर्वेंट की बात सुनकर अरनाथ की आंखें बड़ी हो गईं। वो तुरंत ठाकुर मैंसन से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर फार्म हाउस की तरफ बढ़ गया। अरनाथ बड़ी ही स्पीड में गाड़ी चलाकर फार्म हाउस में वापस आया और अंदर आते ही वो मीठी के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने मीठी के कमरे का दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। वो तुरंत अपने कमरे में गया और वहाँ से एक्स्ट्रा की लेकर आया, जिससे वो इस कमरे का दरवाज़ा खोलने वाला था। उसने एक्स्ट्रा की से दरवाज़ा खोला और अंदर गया तो हैरान रह गया। अंदर मीठी थी ही नहीं। वो तुरंत वॉशरूम की तरफ गया, लेकिन वॉशरूम भी खाली था। उसने बालकनी भी चेक की, लेकिन जब बालकनी में भी मीठी दिखाई नहीं दी तो उसके होश उड़ गए। वो सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, कहाँ है मीठी? सर्वेंट सिर झुकाकर बोली, सर हमें नहीं पता। हम तो खुद मैडम का सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब बाहर आएंगी और कब हम उन्हें खाना सर्व करेंगे। उनके रूम की सफाई भी करनी थी, लेकिन वो बाहर ही नहीं आई। हमने तो बहुत बार दरवाज़ा नॉक किया था। अरनाथ गुस्से से चिल्लाया, अच्छा, तो ज़मीन खा गई उसे या फिर आसमान निगल गया? जल्दी बताओ मुझे, कहाँ है मीठी? सर्वेंट की आंखों में आंसू आ गए। अरनाथ गुस्से से कांपता हुआ उसके पास आया और बोला, मेरे सामने ड्रामा करने की कोशिश मत करना। अगर तुमने उसे यहाँ से भागने में मदद की है तो जल्दी बताओ। सर्वेंट अब रोते हुए बोली, सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अरनाथ ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोला, एक तो इस लड़की की वजह से मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसने तुरंत अपनी पॉकेट में से अपना फ़ोन निकाला और उसमें सीसीटीवी फुटेज ऑन की। हालांकि रूम में सीसीटीवी नहीं थे, लेकिन बाहर पार्किंग एरिया, गार्डन और हॉल, तीनों जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। उसने जल्दी से गार्डन और पार्किंग एरिया के फुटेज निकाले तो उसमें मीठी उसे अपनी ही गाड़ी की डिग्गी में बैठते हुए दिखाई दी। उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से बोला, कोई इतना भी पागल कैसे हो सकता है कि अपनी ही जान जोखिम में डाल दे? हाउ स्टूपिड यू आर शुगर। बट अब तुम्हारी इस गलती की तुम्हें ऐसी सज़ा मिलेगी कि तुम आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करोगी। इतना बोलकर अरनाथ तेज कदमों के साथ बाहर अपनी गाड़ी की तरफ आया। एक गहरी सांस लेकर उसने जल्दी से डिग्गी बाहर से खोली और जब अंदर उसकी नज़र बेहोश पड़ी मीठी पर गई तो उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। ऐसा लगा जैसे उसके खुद के हाथ पैर काम करना बंद कर गए हों। उसने जल्दी से मीठी का चेहरा थपथपाया।
मीठी पसीने से भरी हुई थी और उसका चेहरा भी पूरा तप रहा था। अरनाथ ने बिना देर किए उसे जल्दी से अपनी गोद में उठाया और उसे फार्म हाउस के अंदर लेकर आया। वो उसे अपने रूम में लेकर आया और अंदर बेड पर लिटाया। अंदर आकर भी वो उसके चेहरे को थपथपा रहा था, लेकिन मीठी अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। उसे यूं देखकर अमरनाथ के दिल को कुछ कुछ होने लगा था, तो उसने उसका हाथ सहलाया और उसके चेहरे पर पानी के कुछ ड्रॉप डाले, लेकिन मीठी पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। अरनाथ ने अब जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। कुछ ही देर में डॉक्टर फार्म हाउस में आए और उन्होंने मीठी का चेकअप करना शुरू किया। डॉक्टर मीठी का चेकअप कर रहे थे और अरनाथ का दिल कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मीठी को कुछ होने पर उसे इतनी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है, लेकिन फिलहाल उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद बोले, इन्होंने काफ़ी देर तक अपने आप को किसी बंद जगह में रखा है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे घुटन की वजह से इनका ये हाल हुआ है। अरनाथ को समझ नहीं आया वो डॉक्टर को क्या जवाब दे। वो गुस्से से बोला, आपको ये पूछने के लिए नहीं बुलाया कि इसे हुआ क्या है, आप बस इसे ठीक कीजिए। अरनाथ के गुस्से को देखकर अब डॉक्टर भी कुछ नहीं कह पाए। उन्होंने मीठी को ऑक्सीजन मास्क लगाए और कुछ इंजेक्शन भी लगाए। वो अरनाथ की तरफ देखते हुए बोले, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या किया क्या नहीं, लेकिन इनकी धड़कन भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रही है। आई होप इन्होंने जो आज किया वो आइंदा कभी ना करें, क्योंकि इन्हें नाइक्टोफोबिया है और शायद आज इन्होंने काफ़ी वक्त अंधेरे में बिताया है। प्लीज़ आप इनका थोड़ा ख्याल रखें, ये जल्द ही रिकवर कर लेंगी। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले गए और अरनाथ ने गहरी सांस ली। डॉक्टर के जाने के बाद वो मीठी के पास आया और बोला, मुझे कभी अपने घर वालों के अलावा और किसी की फिक्र नहीं हुई, लेकिन तुम्हें इस हालत में देखकर सीरियसली मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एक डर सा लग रहा है कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। आई नो हमारा रिलेशन वो नहीं है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। प्यार नहीं करता हूँ, बट तुम मेरी हो तो तुमसे जुड़ी प्रॉब्लम्स भी मेरी होगी। अरनाथ अब वापस ठाकुर मेंशन नहीं जा सकता था, क्योंकि वो मीठी को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसने मीठी के कपड़े चेंज किए। हालांकि दोनों के बीच काफ़ी बार और काफ़ी कुछ हो चुका था। दोनों काफ़ी बार करीब भी आ चुके थे, लेकिन फिर भी अरनाथ का दिल ज़ोरों से धक धक कर रहा था। मीठी की तरफ देखते हुए उसे बहुत अलग सी फीलिंग आ रही थी। आज तक उसे कभी किसी लड़की के लिए प्यार वाली फीलिंग नहीं आई थी, लेकिन मीठी के लिए जो उसे फील हो रहा था वो बहुत अलग था। मीठी का ऑक्सीजन मास्क उतर चुका था। बस अब वो बेहोशी में थी और कुछ देर में उसे होश भी आ जाने वाला था। अरनाथ ने उसे अच्छे से अपनी बाहों में समेटा और अपनी आंखें बंद कर ली। खाना खाने का भी उसका मन नहीं कर रहा था। कब उसे नींद आई उसे पता नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ अमानत और अहान दोनों वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। दोनों ही अपनी शादी को लेकर डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे वो दोनों फ़ोटो शूट करवाएंगे और कैसे दोनों सारी रस्में करेंगे। अहान अमानत को परेशान करते हुए बोला, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हनीमून के बारे में सिर्फ मैं डिसाइड करूँगा। अमानत के गाल लाल हो गए। वो तुरंत बोली, नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, हम कोई हनीमून पर नहीं जाएंगे। उसे तिरछी आंखें दिखाते हुए बोला, क्यों, हम हनीमून पर क्यों नहीं जाएंगे? अमानत ने मुंह बनाया और बोली, क्योंकि हम दोनों तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं ना, और फ्रेंड्स हनीमून पर नहीं जाते। अहान हंसा और बोला, मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाला हूँ ट्रेजर। अब मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। तो ये भूल जाओ कि तुम्हें फ्रेंड्स वाला डिस्काउंट मिलेगा। मैं वो सब करने वाला हूँ जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है। और यू नो व्हाट आई मीन। अहान की बातें सुनकर अब अमानत और भी ज़्यादा शर्माने लगी। वो चिढ़ते हुए बोली, जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। कहकर उसने अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया।
लेकिन फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद उसका दिल ज़ोरों से धक धक कर रहा था। वो मुस्कुराते हुए अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी। तभी उसका फ़ोन एक बार फिर से बजा। अमानत ने तुरंत कॉल रिसीव किया। वो तो वैसे भी नखरे दिखा रही थी, लेकिन अहान गुस्से से बोला, आइंदा मेरा कॉल ऐसे डिस्कनेक्ट मत करना ट्रेसर। उसे गुस्से में देखकर अमानत का मुंह उतर गया और आंखों में नमी तैरने लगी। ओह सॉरी। अहान हंसा और बोला, मैं सिर्फ सॉरी से नहीं मानूंगा, और कुछ भी करना पड़ेगा। उसकी शरारत देखकर अमानत मुंह बनाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, तुम सिर्फ मेरे फ्रेंड हो बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा हमारे बीच। अहान उसे बड़ी ही इंटेंस नज़रों से देखने लगा। उसकी वो इंटेंस होती हुई नज़रें देखकर अमानत के रोंगटे भी खड़े होने लगे। उसने कभी पहले अहान को इन नज़रों से नहीं देखा था और ना ही कभी अहान की बातों का मतलब समझा था, लेकिन अब उसे फील होने लगा था कि उसके और अहान के बीच कुछ तो है। विवेक के साथ शादी करना उसकी लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन था। उसे कभी भी विवेक से वो प्यार नहीं मिला जो वो डिज़र्व करती थी, लेकिन अहान जिस तरह से उसकी रिस्पेक्ट करता था, केयर करता था, अमानत को हमेशा बहुत ही खूबसूरत एहसास होते थे, जो अब उसे समझ आ रहे थे कि शायद ये एहसास हमेशा से ही ऐसे थे, बस उसने समझने में गलती कर दी। अहान उसे इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोला, यू नो व्हाट ट्रेजर, चाहूँ तो अभी तुम्हारे पास आकर वो सारे हक ले लूँ जो अभी मेरे हैं भी नहीं। बस इंतज़ार कर रहा हूँ तो करने दो, वरना अहान शेखावत अमानत ठाकुर पर कितना हक रखता है ये तो अमानत ठाकुर खुद भी नहीं जानती। उसकी बातें सुनते हुए अमानत को कुछ कुछ होने लगा था। वो मुस्कुराते हुए बोली, गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है, बोलकर उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। सच में अहान की वो तपिश भरी नज़रों को खुद पर महसूस कर उसे बड़ी बेचैनी सी हो रही थी, जैसे सच में अहान उसके पास आ जाए और फिर उसके बाद उन दोनों के बीच चाहे बेशक से कुछ भी हो, वो अहान को नहीं रोकेगी। वहीं दूसरी तरफ राठौर मैंशन। रेयान ने अपने फ़ोन से जन्नत को कॉल किया। जन्नत ने जब अपने फ़ोन पर रेयान का कॉल देखा तो उसने कॉल रिसीव किया और बड़ी ही धीमे से बोली, हेलो सर। उसकी आवाज़ सुनकर ही रेयान को बड़ा अजीब सा लगा, जैसे जन्नत रो रही हो। उसका दिल ज़ोरों से धक धक करने लगा। वो तुरंत बोला, तुम रो रही हो क्या? हेवन। जन्नत की अपने आप ही सिसकी निकल गई। एक बार फिर से उसके आंसू बहने लगे थे। वो पिछले 1 घंटे से रोए जा रही थी, जब से वो अपने कमरे में आई थी। रेयान के पूछने पर वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। रेयान थोड़ी सर्द आवाज़ में बोला, हेवन, मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अब बताओ मुझे क्या हुआ? जन्नत और भी ज़्यादा रोते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ सर। मैं कह रही हूँ ना, आप बताइए, आपने किस लिए फ़ोन किया? रेयान उसकी वो रोती हुई आवाज़ सुनकर तड़प उठा। वो तुरंत बोला, प्लीज़ हेवन, बताओ ना क्या बात है। देखो, तुम मुझे अपना सर नहीं, अपना फ्रेंड समझो, और जैसे तुम अपने फ्रेंड से सारी बातें शेयर करती हो वैसे मुझसे भी करो। आई प्रॉमिस मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। जन्नत रोते हुए बोली, ऐसे क्यों होता है सर कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो सामने वाला किसी और से प्यार करता होता है? क्या यहाँ पर सबको अपना प्यार नहीं मिलता? उसके मुंह से ऐसा सवाल सुनकर रेयान के होश उड़ गए। वो तुरंत बोला, तुम किसी से प्यार करती हो? जन्नत अपने आंसू साफ करते हुए बोली, नहीं। उसका जवाब सुनकर रेयान ने गहरी सांस ली। उसका दिल जन्नत के मुंह से इतनी सी बात सुनकर ही जैसे धड़कना बंद कर गया हो। उसने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया था। वो जन्नत को समझाते हुए बोला, ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ पर सबको अपना प्यार मिले, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिससे हम प्यार करते हैं वो हमें नहीं मिलता, लेकिन फिर हमें कोई ऐसा मिलता है
जो हमसे बहुत प्यार करता है, और प्यार उससे करना चाहिए जो हमें प्यार दे। एक तरफा प्यार हमेशा तकलीफ ही देता है। जन्नत तुरंत बोली, अगर वो तकलीफ बर्दाश्त ना हो तो। रियान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जब हमारी लाइफ में कोई हमसे प्यार करने वाला होता है ना, तो हर तकलीफ बर्दाश्त हो जाती है। अच्छा, अब रोना छोड़ो और ये बताओ कि तुमने कैफे के लिए अच्छे अच्छे नाम सोचे या नहीं? जन्नत रोते हुए बोली, यहाँ पर मैं रो रही हूँ और आपको कैफे के नाम की पड़ी है। आप बहुत बुरे हैं सर। रेयान हंसा और मन ही मन बोला, तुम्हारे लिए तो मैं खुद को छोड़ दूँ। कैफे के नाम मुझे क्या ही याद रहेंगे। वो हंसकर फोन पर बोला, मैं तो सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था हेवन। अच्छा ये बताओ, हेवन नाम कैसा रहेगा मेरे कैफे के लिए? बिल्कुल तुम्हारे जैसा खूबसूरत बनेगा और लोग उसमें जाकर बिल्कुल हेवन जैसा ही फील करेंगे। उसकी बात सुनकर अचानक ही जन्नत की हंसी छूट गई। उसे हंसते हुए देखकर जैसे रेयान के तड़पते हुए दिल को सुकून मिल गया था। जन्नत हंसते हुए बोली, कोई कैफे का नाम ऐसा थोड़ी ना रखता है सर। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी आपको नाम की लिस्ट बना कर दूंगी और वो सभी नाम खूबसूरत होंगे। रेयान तुरंत अपने ख्यालों में खोया हुआ बोला, मुझे तुम जैसा खूबसूरत नाम ही चाहिए हेवन। रेयान की बात सुनकर जन्नत को अपने आप ही अहान की याद आने लगी। काश कभी अहान उसे कहता कि वो खूबसूरत है। शायद उस दिन पहली बार जन्नत को खुद की खूबसूरती महसूस होती। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, खूबसूरत तो पता नहीं सर, लेकिन उम्मीद है वो नाम आपको ज़रूर पसंद आएंगे। गुड नाइट बोलकर जन्नत ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रेयान ने फ़ोन तो साइड पर रखा, लेकिन उसके दिमाग में यही घूम रहा था कि जन्नत आखिर रो क्यों रही थी। हालांकि उसने कह दिया था कि वो किसी से प्यार नहीं करती, लेकिन रेयान को फिर भी कुछ तो अजीब लग रहा था। वो कुछ सोचते हुए बोला, अगर तुम किसी से प्यार करती हो ना जन्नत, तो आई प्रॉमिस मैं खुद के कदम पीछे ले लूँगा। लेकिन अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाने की कोशिश की ना, तो उसके सिर्फ पैर नहीं तोड़ूंगा, उसे जान से मार दूंगा। बोलते हुए रेयान का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। भले ही वो जन्नत से बहुत प्यार करता था, लेकिन जन्नत से बढ़कर तो उसे अपना दिल भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ शेखावत फार्म हाउस। प्याली बाहर गार्डन में बैठी थी। तभी अक्षर की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी। गाड़ी को रुकते देख प्याली जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होकर फार्म हाउस के अंदर की तरफ बढ़ गई थी। लेकिन तभी उसने एक नज़र पीछे से आते हुए अक्षर को देखा, जिसके कदम लड़खड़ा रहे थे। अचानक ही वो पीछे की तरफ गिरने वाला था, लेकिन उसने खुद को खुद ही संभाला और बोला, नहीं नहीं, नहीं गिरूंगा, नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं गिरूंगा, कोई मुझे गिरा नहीं सकता। उसे अकेले में बात करते देख प्याली हैरान रह गई। तभी उसे समझ आया कि अक्षर ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई है। अभी उसे देख ही रही थी कि एक बार फिर से अक्षर के कदम लड़खड़ाए। वो तुरंत अक्षर की तरफ भागी। अक्षर जैसे ही एक बार फिर से लड़खड़ाने को हुआ, प्याली ने तुरंत जाकर उसे संभाला। लेकिन जैसे ही प्याली ने अक्षर को अपनी बाहों में संभाला, अक्षर ने तुरंत प्याली को धक्का दिया और बोला, हाथ मत लगाओ मुझे। आई डोंट लाइक इट व्हेन एनीवन टच मी विदाउट माई परमिशन, सो स्टे अवे फ्रॉम मी। बोलते हुए अक्षर ने अपने हाथ से प्याली को दूर रहने का इशारा भी किया। प्याली बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसने सोचा कि अब वो अक्षर के करीब नहीं जाएगी अगर अक्षर को नहीं पसंद। लेकिन तभी अचानक से अक्षर एक बार फिर से लड़खड़ाया और इस बार वो पीछे गिरने ही वाला था कि प्याली ने उसे बहुत ज़्यादा कस कर अपनी बाहों में संभाल लिया। प्याली अक्षर पर हल्की सी झुकी हुई थी और उसने बड़ी मुश्किल से अक्षर को अपनी बाहों में संभाल रखा था। अक्षर की बॉडी एकदम बीस्ट जैसी थी और प्याली दुबली पतली सी। उसकी खुद की दर्द से आह निकल गई। अक्षर ने खुद को जल्दी से संभाला
और प्याली की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ बटरकप, दर्द हो रहा है? मैं भी कैसा सवाल कर रहा हूं ना। दर्द तो तुम्हें होगा ही, कितना कुछ सहा है ना तुमने। बोलते हुए उसने प्याली के गाल पर अपना हाथ रख दिया। प्याली की आंखों में नमी तैर गई। अक्षर का तपिश भरा हाथ जब उसके गाल पर आया तो पहली बार प्याली को ऐसा लगा जैसे किसी ने उससे पूछा हो कि हाँ, तुम्हें भी दर्द होता है क्या। उसकी आंखों में आंसू देखकर अक्षर उसके चेहरे पर झुका और बोला, रो क्यों रही हो? दर्द ज्यादा हो रहा है। डोंट वरी बटरकप, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। पर मुझे ये बताओ, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, जिसने भी तुम्हें बुरी तरह से छुआ। बोलते हुए अक्षर ने प्याली की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। प्याली के हाथ उसके सीने पर आ गए। उसे एकदम से रेस्टलेस फील होने लगा था। अक्षर के इतना करीब आने पर न सिर्फ उसे डर बल्कि एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग होने लगी थी। अक्षर एक बार फिर से उसके चेहरे पर झुका और बोला, बताओ ना बटरकप, किसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? आई प्रॉमिस, अगर उसे तुम्हारे कदमों पर नहीं ला दिया ना तो मैं भी अक्षर शेखावत नहीं। बस एक बार बताओ मुझे, कौन है वो? प्याली कांपते हुए बोली, आप प्लीज शांत हो जाइए, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। बोलकर वो खुद को अक्षर से दूर करने लगी। अक्षर ने उतनी ही जल्दी उसे एक बार फिर से अपनी बाहों में कस लिया और बोला, क्यों क्यों नहीं बात करना चाहती तुम इस बारे में? जब ये अक्षर शेखावत इस बारे में बात करना चाहता है तो तुम्हारी क्या हिम्मत कि तुम मुझे नहीं बताओ। जल्दी बताओ, किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? यू नो व्हाट, मुझे किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें पेन में देखकर मुझे कुछ फील हुआ। और यू नो व्हाट, वो क्या था? नो, तुम नहीं जानती। मैं भी नहीं जानता। उसकी बातें सुनकर प्याली हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वो जानती थी कि नशे में होने की वजह से ही अक्सर ऐसी बातें कर रहा है। वो एक बार फिर से बोली, आपको आराम की जरूरत है। आप इस वक्त नशे में हैं। अक्सर उसे गुस्से से देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई पियक्कड़ इंसान हूं? अक्सर शेखावत हूं मैं, अक्सर शेखावत। जितना नशे में होता है ना उतना ही होश में होता है। और अब मुझे जानना है कि मुझे क्या फील हुआ था। प्याली हैरानी से बोली, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या फील हुआ? आप सच में बहुत ज्यादा नशे में है। ऐसे में मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा सोच। अभी वो बोल ही रही थी कि अक्सर गुस्से से बोला, तुम बार बार ये क्यों बोल रही हो कि मैं नशे में हूं? तुम्हें समझ में नहीं आता? मुझे सब पता चल रहा है। तुम तुम बटरकप हो और मैं अक्सर शेखावत। क्या इससे ज्यादा मुझे कुछ और पता होना चाहिए? प्याली ने तुरंत अपना चेहरा ना में हिलाया। अक्सर हंसा और बोला, गुड गर्ल, अब मुझे जानना है कि मुझे रेस्टलेस फील क्यों हुआ। प्याली हल्का सा मुस्कुराई। अक्षर का वो लाल सर्द चेहरा देखकर उसे बहुत अट्रैक्टिव सा फील हो रहा था और ऊपर से अक्षर की वो बातें उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। कोई नशे में भी इतनी अच्छी बातें कर सकता है, उसे पता नहीं था। उसे मुस्कुराते हुए देख अक्सर गुस्से से बोला, तुम मुझ पर हंस रही हो? प्यारी अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ नहीं, पर मुझे खुद ब खुद हंसी आ रही है। अक्षर अब और भी ज्यादा गुस्से से बोला, तो अपनी हंसी कंट्रोल करो। प्याली मुस्कुराते हुए बोली, क्यों? मैं अपनी हंसी क्यों कंट्रोल करूं? अक्षर बिल्कुल उसके चेहरे पर झुका और बोला, क्योंकि जब तुम हंसना बंद करोगी तभी तो मुझे पता लगेगा कि मुझे रेस्टलेस फील क्यों हो रहा है। प्याली उसकी बात सुनकर अब सोच में पड़ गई। उसके हंसने से अक्षर को क्या प्रॉब्लम होगी? अभी वो सोच ही रही थी कि अक्षर उसकी वो मुस्कुराहट गायब देखकर हंसा और बोला, यस, अब तुम्हारे लिप्स बिल्कुल नॉर्मल हैं और
नाउ आई एम गोना फील दैट रेस्टलेस फीलिंग अगेन। बोलकर अक्षर ने तुरंत प्याली के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। प्याली की आंखें बड़ी हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि अक्षर उसे इस तरह से किस करेगा। उसने अक्षर के सीने पर रखे हुए अपने हाथ और भी ज्यादा कस दिए। अक्षर ने भी उसे किस करते हुए ही उसकी पीठ पर अपना हाथ और भी ज्यादा कस दिया। प्याली की आंखों में नमी तैरने लगी। अक्षर उसे बहुत ज्यादा वाइल्ड होकर नहीं किस कर रहा था, बल्कि सॉफ्ट किस ही कर रहा था। अब अपना सब कुछ भूलकर प्याली भी उसे इस तरह से किस करने लगी। उसे पता ही नहीं चला उसके हाथ धीरे धीरे ऊपर कब अक्षर की गर्दन की तरफ आ गए और वो भी पूरी तरह से उस किस में इन्वॉल्व हो गई। अक्षर ने उसे काफी देर यूं ही किस करते रहने के बाद उसके होठों को छोड़ा और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, ओह गॉड, दिस फीलिंग। मैं फिर से रेस्टलेस हो रहा हूं। तुम में ही कोई प्रॉब्लम है। आई एम गोना चेक कि अब वो प्रॉब्लम क्या है। प्याली उसकी बातें सुनकर हैरान हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अक्षर क्या करेगा। उसे पहले ही बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। अक्षर नशे में था, लेकिन वो तो होश में थी। उसे खुद पर कंट्रोल करना चाहिए था। वो अक्षर की तरफ देखते हुए बोली, मुझे मुझे अंदर जाना चाहिए। इतना कहकर वो तुरंत अंदर की तरफ घूम गई, लेकिन वो अपना एक कदम भी आगे बढ़ाती उससे पहले ही अक्षर ने उसके पेट पर अपना हाथ रखते हुए उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। प्याली की पीठ अक्षर के सीने से लगते ही प्याली की दर्द से आह निकल गई। उसकी पीठ पर अभी काफी जख्म थे जो वक्त के साथ भर रहे थे, लेकिन उनमें दर्द अभी भी होता था। अक्षर ने उसे यूं ही अपने सीने से लगाए हुए हवा में लिफ्ट किया और बोला, नहीं, तुम तब तक कहीं नहीं जाओगी जब तक मुझे पता नहीं चलता कि आखिर ऐसा क्या है जो मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं। तुम्हें किस किया क्योंकि आई वॉज फीलिंग रेस्टलेस, लेकिन अब मुझे और भी ज़्यादा रेस्टलेस फील हो रहा है। तो अब मैं पता लगा कर रहूँगा कि ये क्यों हो रहा है। बोलते हुए वो उसे गार्डन में बने हुए टी एरिया की तरफ लेकर जा रहा था। टी एरिया एक शेल्टर जैसा बना हुआ था। ऊपर की छत के अलावा उस शेल्टर की पूरी चार दीवारी कांच की बनी हुई थी और अंदर बड़े बड़े सोफे लगे हुए थे। प्याली आज तक उस एरिया में नहीं गई थी, लेकिन अब अक्सर उसे उस एरिया में ले आया था। उसने प्याली को सोफे पर लाकर छोड़ा और उसकी तरफ देखने लगा। प्याली का दिल जोरों से धक धक करने लगा। अक्षर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। उसे अपने कपड़े उतारते देख प्याली तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, आप ये क्या कर रहे हैं। उसे अक्षर से डर लगने लगा था। उसके साथ पहले भी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्ती हुई थी कि अब अक्षर को अपने कपड़े उतारते हुए देख उसे वो सब याद आने लगा था। प्याली डर से कांपते हुए बोली, आप ये क्यों कर रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वहीं अक्षर की आंखें बेहद लाल थी। नशा अब पूरा अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था। वो प्याली के ऊपर झुका और बोला, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है बटरकप, बस लेट मी फील यू। इतना बोलकर अक्षर ने अपने होठ प्याली की गर्दन पर रख दिए। प्याली ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथ अक्षर के कंधे पर कस दिए। उसके नाखून अक्षर के कंधे पर चुभ रहे थे, लेकिन अक्षर नहीं रुका और धीरे धीरे प्याली को उसका चेहरा अपने सीने पर भार देता हुआ महसूस हुआ। अब अक्षर के होठ नहीं चल रहे थे, बस प्याली को उसका चेहरा अपनी गर्दन पर ऐसे महसूस हो रहा था जैसे अक्षर सो चुका हो। प्याली ने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए अपने चेहरे को थोड़ा घुमाया और अक्षर की तरफ देखा तो अक्षर सो चुका था। प्याली की आंखों से आंसू रुक गए और वो राहत की सांस लेने लगी। उसका दिल अभी भी जोरों से धक धक कर रहा था। उसने अक्षर को खुद से हटाना चाहा,
लेकिन अक्षर ने अपनी आंखें खोली और प्याली की तरफ देखते हुए बोला, डोंट डिस्टर्ब मी। नींद में भी उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर प्याली एक बार फिर से डर गई। वो अक्षर की नींद खराब करने का रिस्क नहीं ले सकती थी, क्योंकि अगर उसकी नींद खराब होती तो न जाने वो क्या ही करता। इसलिए उसने यूं ही उसे अपने ऊपर चेहरा रख कर सोने दिया। उस सोफे पर दोनों का सोना बहुत मुश्किल था, लेकिन प्याली के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे गहरी नींद में चली गई। सुबह का वक्त शेखावत मेंशन। अहान अपने कमरे में आराम से सोया हुआ था। तभी किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला। अहान इतनी ज़्यादा गहरी नींद में था कि उसे पता ही नहीं चला। अति हंसते हुए अंदर आई और बोली, 2 दिन बाद इस जनाब की शादी है और देखो अभी तक इसने अपने रूम को लॉक करके सोना शुरू नहीं किया। इमेजिन, अगर ये और अमानत दोनों बेड पर हों और मैं बाहर से अंदर आऊं। तभी अहान बिना अपनी आंखें खोले बोला, इतना भी स्टूपिड नहीं हूं मैं और इतनी भी चालाक नहीं है आप। आपको क्या लगता है कि अमानत के यहाँ पर आने के बाद मैं रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ूंगा? नो बेबी डॉल, तब तो ये दरवाज़ा नॉक करने से भी नहीं खुलेगा। इतना बोलकर उसने अपनी आंखें खोली और बेड पर अपनी जगह पर उठकर बैठा। उसकी पीठ पीछे बेड की टेक से लगी हुई थी। अति उसे घूरते हुए अंदर आई और बोली, बेशर्म कहीं का। अहान ने अति का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसके बालों को हल्का सा साइड करते हुए बोला, ये बेशर्मी तो मेरी रगों में दौड़ रही है। क्यों बेबी डॉल? अति की आंखें बड़ी हो गई। उसने अहान के सीने पर अपना हाथ मारा और बोली, अगर तुम्हारे एमडी ने मुझे तुम्हारे ऊपर यूं देख लिया ना, तो तुम इस घर से बाहर निकाल दिए जाओगे। अहान व्यंग्य से बोला, इन योर इमेजिनेशन बेबी डॉल, एमडी मुझे कभी इस घर से जाने के लिए नहीं बोल सकते। वो भले ही आपके लिए पॉजेसिव हैं, लेकिन प्यार वो मुझे भी बहुत करते हैं। अति उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, अच्छा ये बातें छोड़ो और जल्दी से शावर लेकर आओ। तुम्हारा चाय और नाश्ता मैंने रूम में मंगवा दिया है। आज रात को तुम्हारी इंगेजमेंट होने वाली है, तो तुम्हें दिन में अपने सारे काम कंप्लीट करने होंगे। उसके बाद तो तुम्हें 2 दिन बिल्कुल भी काम के लिए वक्त नहीं मिलेगा। और आई नो, तुम्हारा काम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अहान मुस्कुराते हुए बोला, अमानत से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बेबी डॉल। डोंट वरी, मैं अपनी शादी की किसी भी रस्म को मिस नहीं करूँगा। अति मुंह बनाते हुए बोली, मुझे अमानत से जेलस फील हो रहा है। पहले तुम्हारा सारा प्यार सिर्फ मेरे लिए होता था, लेकिन अब तो सारा प्यार अमानत के लिए ही दिखाई दे रहा है। उसे मुंह बनाते हुए देखकर अहान तुरंत बोला, रुको, ये बात मैं अभी एमडी को बता कर आता हूँ कि आपको अमानत से जेलस फील हो रही है। अति मुंह बनाते हुए बोली, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अहान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ कर रोका और उसके गाल को चूम कर बोला, आई लव यू बेबी डॉल। अति ने भी प्यार से उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, आई लव यू टू। पर अब ये मुझे आई लव यू कहना छोड़ो। कहीं ऐसा ना हो अमानत को मुझसे ज़्यादा जेलस फील होनी शुरू हो जाए। अहान कुछ सोचते हुए बोला, ऐसा कभी नहीं होगा। अमानत को मैं इतना प्यार दूंगा कि उसे कभी कोई शिकायत ही नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मेंशन। जन्नत अपने बेड पर बैठी थी और अपने फ़ोन पर अहान की तस्वीर देख रही थी। वो उन तस्वीरों को देखते हुए बोली, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगी अहान। आपसे कैसी शिकायत? आपको तो पता तक नहीं है कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। पर हाँ, खुदा से शिकायत ज़रूर रहेगी, जिसने मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत तो दी, लेकिन मेरी किस्मत में देना भूल गया। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू उसके फ़ोन पर गिर रहे थे। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ और अमानत अंदर आई। जन्नत ने तुरंत अपना फ़ोन तकिए के नीचे रख दिया। अमानत के हाथ में इस वक्त 2 ड्रेस थी। वो जन्नत के पास आई और मायूस होकर बोली,
यार अब तुम ही बताओ ना जन्नत, मुझे इन दोनों में से कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जन्नत उसके हाथों में पकड़ी हुई ड्रेस की तरफ देखने लगी। एक कलर सिल्वर था और दूसरी का रेड। वो उस रेड वाली ड्रेस को देखते हुए बोली, अहान को रेड कलर बहुत पसंद है दी। आप रेड कलर की ड्रेस पहनिएगा, आप पर भी बहुत अच्छी लगेगी। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठी और वॉशरूम में चली गई। अमानत उसकी बात सुनकर हैरानी से बस उसे देखती रह गई। उसे हैरानी इस बात की थी कि जन्नत को कैसे पता कि अहान को रेड कलर पसंद है। वहीं दूसरी तरफ शेखावत फार्म हाउस। अक्षर ने नींद में ही अपने सिर पर अपना हाथ रखा और अपनी आंखें खोली। उसे अपने सिर में जोरों से दर्द महसूस हो रहा था। आंखें खुलते ही उसे महसूस हुआ कि वो इस वक्त किसी के ऊपर है। जब उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो वो प्याली के ऊपर था और प्याली के कपड़े पूरे बिखरे हुए थे। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने अपनी चेस्ट की तरफ देखा तो उस पर प्याली के होठों की लिपस्टिक के निशान थे। अक्षर का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो तुरंत प्याली के ऊपर से उठा। उसी वक्त प्याली ने भी अपनी आंखें खोली, लेकिन वो कुछ कहती और सोचती समझती उससे पहले ही अक्षर ने उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर की तरफ खींच दिया और अपना हाथ प्याली पर उठा दिया।